हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पहला बोर्ड में। और आज हम एमसीक्यूज़ की सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहां पे चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है उससे रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। और इस वीडियो में हम लोग 10 एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे होंगे और इसके बाद आपको और भी वीडियोस मिलेंगी, यानी टोटल 10 वीडियो एक ही चैप्टर की होंगी जिसमें 10 एमसीक्यू होंगे। तो कुल मिला के 100 एमसीक्यूज़ हम लोग कर रहे होंगे, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। तो अच्छी खासी हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एमसीक्यू अगर हम कर रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एमसीक्यू करने का सिर्फ इतना मतलब नहीं है कि क्वेश्चन पढ़ा और उसके बाद जो भी ऑप्शन है टिक मारा और आगे बढ़ गए। उस ऑप्शन से रिलेटेड काफ़ी सारी क्वेरीज रहती हैं, कुछ उसमें कॉम्प्लिकेशंस रहती हैं, कुछ उसमें नई बातें होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोई एमसीक्यू होगा तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर लिखाऊंगा, तो आपको वो नोट डाउन करनी है, क्योंकि वो काम की बात हो सकती है। उस बात से आपके लिए कोई और नया एमसीक्यू बना के रख दिया जा सकता है। तो सारी चीज़ें हमें कवर करनी है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, लिखा है 3.27 के ऊपर बार लगाया है। इज ऑप्शन कहता है इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल है या फिर नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे हमें जज कर रहा है 3.27 का बार। वैसे तो बहुत ही लोगों को पता होगा, सिंपल सी चीज़ है, 3.27 का बार है यानी कि क्या होगा 3.272727 इस तरीके से रिपीट कर रहा होगा। 9th में पढ़ा हुआ है हमने, 10th में जो पहला चैप्टर है वहाँ पे भी इस तरीके के क्वेश्चन देखे हुए हैं। तो ये कैसा है, किस कैटेगरी का है, एक तरीके से कहूँ तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, यानी खत्म तो नहीं हो रहा बट रिपीट जरूर कर रहा है। क्या रिपीट कर रहा है? 27 रिपीट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके की कैटेगरी वाले नंबर्स क्या कहलाए जाते हैं? रेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। आरएन लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। रेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं। अब आप हो सकता है कुछ बच्चों को डाउट हो, कुछ भूल चुके हों या फिर उन लोगों को पता ना हो, तो उनके लिए मैं एक चीज़ बता दूं। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए अब से, क्योंकि आप क्लास 10th में पहुंच चुके हो, कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, तो एक तो डेफिनेशन फिक्स रहती है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं और क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सभी को पता रहता है। बट आपको अब क्या बोलना चाहिए, अब आप कैटेगरी डिफाइन करोगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनका अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन देखूं, वो एक तो या तो टर्मिनेट करना चाहिए यानी खत्म होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जैसा कि इस केस में हो रहा है 3.272727। कुछ एग्जांपल बता देता हूं। जैसे टर्मिनेटिंग वाले मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 1/5, इस तरीके के 2 एग्जांपल हो गए। ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। आप सीधे कह दोगे कि रेशनल नंबर है क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, ठीक है। बट थोड़ा और डीप में जाओ कि ये क्या है कि अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन लिखोगे वो टर्मिनेटिंग होंगे, यानी वो खत्म हो रहे होंगे। ये हो गया मेरा पहला टाइप। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें यही एग्जांपल लिख लेता हूँ। 3.27 का बार या फिर 1.5 का बार लगाया, ये खत्म तो नहीं होते बट ये रिपीट ज़रूर कर रहे होते हैं। और हमने सीखा हुआ है कहाँ, क्लास 9th में, इस तरीके के नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना हमें आता है। तो यानी कि ये नंबर्स जहाँ भी दिखाई दें वो होंगे रेशनल नंबर्स। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना है, काम की बात है। दूसरा और आखिरी, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर सिंपल है, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। बट अगेन थोड़ा और डीप जाते हैं, यानी कि वो सारे डेसिमल एक्सपेंशन जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, एंटी लिखा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, इन दोनों में बस इस रिपीटिंग है, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग है, इस बात का फर्क है। तो यहाँ पे मेरे पास डेसिमल एक्सपेंशन ना तो खत्म हो रहा होगा और ना ही रिपीट कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 1.23146 डॉट डॉट डॉट। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बट कुछ ऐसा भी नहीं दिख रहा है इसमें कि जो रिपीट हो सके, जिसमें मैं बार लगा सकूँ। तो इसका मतलब ये कैसा एग्जाम्पल होगा? इरेशनल का एग्जाम्पल होगा। और भी फेमस होते हैं, जैसे देखो √2 है, √3 ये फेमस एग्जाम्पल है, √5 है। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो रहे होते हैं, क्योंकि इनके क्या करते हैं, जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, सीखा हुआ है ये भी छोटी क्लासेस में, स्क्वायर रूट निकालना, तो वो पॉइंट में मिलता है, और वो पॉइंट यानी कि डेसिमल में मिलता है। और वो डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा होता है जो ना खत्म हो रहा होता है और ना ही उसमें कुछ रिपीटेशन हो रहा होता है। इस वजह से ये सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। एक और एग्जांपल है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना, हो सकता है आपको पूछ लिया जाए सीधे सीधे, क्या पाई क्या होता है, रेशनल होता है या इरेशनल होता है। अब जिन बच्चों को नहीं पता उनको क्या पता है कि 3.14 लिखा जाता है, ठीक है। बट अगेन समझना, 3.14 छोटी क्लासेस में छोटे बच्चों को या फिर हमको, जो 10th तक की बात करूँ, हमें लिखाया जाता है 3.14, बट वो वहाँ पे खत्म नहीं हो रहा था। ये लग रहा है कि ये टर्मिनेटिंग है, नहीं, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, इसके पीछे डॉट डॉट भी होते हैं। वो कैलकुलेशन आसान रहे बच्चों के लिए, इस वजह से 3.14 ही बोला जाता है। बट अगेन बता दूं, ये ना तो खत्म हो रहा होता है और ना ही इसमें कुछ रिपीटेशन देखने को मिलता है। तो 3.14 के आगे भी हमें वैल्यूज़ मिलते रहती है, आप गूगल कर सकते हो, वहाँ पे चेक कर सकते हो क्या मिल रही है। बट अगेन ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो आपको ध्यान रखना है, पाई है मेरे पास इरेशनल नंबर। तो देखो एक ही क्वेश्चन करा हमने एमसीक्यू का, इतनी सारी बातें निकल के आई जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी वाला। बी में क्या कह रहा है, रेशनल नंबर है, ठीक है, हाँ रेशनल नंबर है, हमने देख लिया यहाँ पे इसी कैटेगरी का है, दूसरी वाली ये रहा, तो हेंस इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा और ये सारी बातें आपको नोट डाउन करनी है, तो नोट डाउन जरूर करना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने नजर आ रहा होगा, आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है, क्या फॉर्मूला यूज होने वाला है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको भी आपको नोट डाउन करना है। तो क्वेश्चन देखो क्या कहता है, इफ़ द एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज 36। मेरे पास दो नंबर है यहाँ पे, थोड़ा अच्छे से लिख लेता हूँ, एक है ए और एक है 18। ये जो ए है ना, ये हमें नहीं पता क्या है, यही हमें निकाल के देना है। तो ये कहता है कि दो नंबर है हमारे पास और उनका जो एलसीएम है वो कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, एलसीएम ऑफ ए एंड 18 इज इक्वल्स टू 36। उसके बाद कहता है एचसीएफ ऑफ ए एंड 18 इज 2। तो एचसीएफ ऑफ ए एंड 18, इन्हीं का एचसीएफ कितना है हमारे पास, 2 है। अब बताओ कि ए कितना होगा, ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाले फॉर्मूले में क्या था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे ए है और ये 18 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर रहता है इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ के। यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले में रखूँ तो यहाँ पे लिखूंगा 36 यानी एलसीएम ऑफ ए और 18 इंटू कितना 2 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 18 ए हो जाएगा। देखो ना, दो नंबर्स हैं 18 और ए, दोनों का प्रोडक्ट करना है, ठीक है, ये चीज़ें करी हुई हैं आपने, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ए इज इक्वल्स टू 36 इंटू 2 अपॉन कितना 18 टू ज़ा कितना आ गया 4। तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास कितनी। तो सिंपल सी कैलकुलेशन और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे हम लोग अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। वीडियो बाय वीडियो आप देखोगे कि आपके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास एमसीक्यू में सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड या फिर इस तरीके के आसान नहीं आने वाले, कुछ केस बेस्ड रहने वाले जहाँ पे कुछ कंडीशंस होगी, फिर वहाँ से हमें वो चीज़ें समझनी होंगी और फिर सॉल्व करेंगे। तो वैसे क्वेश्चंस भी रहेंगे, बट अभी फिलहाल हम लोग सबसे सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास ए इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 4 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिख रहा होगा। अब देखो क्वेश्चन रीड करो, देखते कहता है द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 इज। एक्सपोनेंट का मतलब यहाँ से क्या है, पावर से है, ठीक है, पावर इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंट, क्योंकि पावर अगर हम नहीं बोल रहे तो उसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, ये चीज़ आपको पता है। वो कह रहा है अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं किसका, 144 का, तो ये बताओ उसमें उस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो 2 है उसकी पावर कितनी दिख रही है। तो कंप्लीट क्वेश्चन का मतलब ये है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको इसका एलसीएम निकालो, यानी कि फैक्टर निकाल लो एक तरीके से। 2 7 जा 2 जा, ये हो गया 2 3 जा 6 और 1 6 जा 12, ये हो जाएगा 2 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा। तो फैक्टर्स निकालने हमें आते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन रहती है। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर स्क्वायर, कुछ इस तरीके का बन रहा है क्या, 144 के प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछिए, 2 में कितनी एक्सपोनेंट है, यानी कि पावर कितनी है, तो आंसर कितना होगा, 4 है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन नंबर है इसका पहला वाला यानी कि ए, वो ठीक है, ठीक हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब सिमिलरली एक और क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी कुछ इसी तरीके का, एक्सपोनेंट वगैरह से रिलेटेड, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। देखना क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, कह रहा है द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ अ प्राइम फैक्टर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 196। अगेन यहाँ पे 196 है, इसके मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन तो करने हैं, ठीक है, बट उसने कहा जो भी एक्सपोनेंट्स मुझे दिखेंगे प्राइम फैक्टर्स के, उनकी पावर को सम करना है। अब इस बात को कैसे करना है, देखो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2 9 जा 18, 1 8 जा 16, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 9 जा 7, 7 जा 49, 7 1 जा। तो ये मेरे पास इसके फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी कि 196 इज इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 2, यानी कि ये जो 2 और 7 है ये क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है। इनकी जो एक्सपोनेंट हैं क्या है, एक है 2 और एक है 2, इनका सम करो कह रहा है। तो यही बात है, द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसके प्राइम फैक्टर्स ये रहे, इनकी एक्सपोनेंट यानी कि पावर का सम करेंगे तो 2 + 2 कितना बनेगा, 4 बनेगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। तो 4 मिला, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, इसका सी सही हो गया और इस वाले का है हमारे पास ए। तो दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं और इजी हैं, सिंपल है, तो इन्हें नोट डाउन करो। इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने नजर आ रहा होगा, काफ़ी सिंपल सा है। हमें बस क्या करना है, एचसीएफ निकाल के देना है 95 और 152 का।
तो क्वेश्चन तो आसान है, हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम जो होती है उसी का यूज़ करेंगे। अब क्वेश्चन आसान है, एमसीक्यू तुरंत हो जाएगा, इस बात का ये मतलब नहीं है कि आप लोग एमसीक्यूज या फिर वहाँ पे यूज़ होने वाली कैलकुलेशन मिस कर दो, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है बेहद काम आती है। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतना बेनिफिशियल रहे एग्जाम में। एग्जाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कैलकुलेशन से भागे तो एग्जाम में अगर वही सेम कैलकुलेशन उसी टाइप का क्वेश्चन मिला और वहाँ पे थोड़ी सी टाइम हमें लग सकता है, और टाइम इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम में। तो आपको कैलकुलेशन ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आसान है फिर भी आप कैलकुलेशन करो उसकी। और देखो यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या आने वाली कैलकुलेशन आने वाली है, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है, डिवाइड वगैरह करने होंगे। तो करना शुरू करते हैं। देखो 95 152 है, 2 जा बड़ा चल जाएगा, 1 जा करेंगे तो 95 से डिवाइड होगा, ये हो जाएगा 5 6 7 7 मिलेगा, और इसको सब्ट्रैक्ट करने पर मिल जाएगा 5 57। 57 को अब किससे डिवाइड करेंगे, 95 से, अगेन कितना जाएगा 157। 5 7 ये हो जाएगा 8, और यहाँ से बचेगा 3 38 से फिर 57 को डिवाइड करेंगे, ये 1 जा और ये 38 भेजना पड़ेगा, ये 9 मिलेगा, 1 मिलेगा, 19 मिल रहा है देखो, और ये 38 है, 19 2 सा कितना आ गया 38, रिमाइंडर आ गया 0, यानी कि हमारे पास जो HCF है वो मिल गया 19। तो अगेन कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, जितनी बार आप लोग कैलकुलेट करोगे चीज़ें उतनी जल्दी आप लोग आंसर फाइंड आउट करके रखोगे। तो HCF आ गया है कितना 19, तो इसी के साथ जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा वो इसका सही आंसर है, तो इसको टिक कर देंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो अगले 2 MCQ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। आपके सामने नज़र आ रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन रीड करता हूँ, थोड़ा सा अब जो लेवल रहेगा वो थोड़ा सा इंक्रीज़ रहेगा, यानी कि अभी तक तो हमने छोटे मोटे क्वेश्चंस करे, अब थोड़े से थ्योरम वगैरह या फिर जहाँ पे थ्योरम याद रखनी है या फिर कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है वो चीज़ें शुरू होने वाली है, कैलकुलेशन टाइप शुरू होने वाले। तो देखो क्या कहता है, द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच रूट 27 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रेशनल नंबर इज। कहने का मतलब यहाँ पे एक नंबर दिया गया है अंडर रूट 27, वो पूछता है कि इन चारों में से, ये जो 4 ऑप्शन यहाँ पे गिवन है उनमें से किसे मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ अंडर रूट 27 के साथ, और वो क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर होना चाहिए। किसमें, इन चारों में सबसे स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, जिसको कि मैं इससे मल्टीप्लाई करूं और ये मुझे क्या लाके दे दे, एक रेशनल नंबर लाके दे दे। अभी इसी वीडियो मैंने रेशनल और इरेशनल में डिफरेंस बताया। अंडर रूट वगैरह जहाँ पे भी होगा, अंडर रूट यानी उसके अंदर जो नंबर है उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा है, अगर ऐसे नंबर दिख रहे हैं वो इरेशनल होंगे। ठीक है, अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, देखो रूट 27 इंटू रूट 27 करके देखते, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी यहाँ पे। इंटू रूट 27 अगर मैं करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 27। तो ये जो नंबर मिल रहा है मुझे 27 है, ये रेशनल नंबर तो है। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, बट मैं अभी ये नहीं कहूँगा कि रूट 27 हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि मुझे ये भी देखना है कि जो भी ऑप्शन मैं ले रहा हूँ वो सबसे छोटा होना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से। ठीक हो गया, तो ये रहा मेरे पास पहला ऑप्शन, मैंने चेक कर लिया, इसको मैं 1 मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, ये मुझे दे रहा है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरे में भी नज़र डालते हैं, वो है 3 रूट 3। इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा रूट 27 के साथ, बट एक काम करो, रूट 27 के आप फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। अब इस बात को कैसे लिखा जा सकता है, अंडर रूट के अंदर लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये बाहर आ जाएंगे तो 3 रूट 3 लिखा जाएगा। सिंपल सी बात है, छोटी मोटी कैलकुलेशन है, आती है आपको। यानी कि जो मेरे पास रूट 27 है उसको भी 3 रूट 3 की फॉर्म में लिखा जाता है। 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो जाएगा 3, ये भी कितना आ रहा है 27 ही दे रहा है, और ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, बट अगेन मुझे देखना है कि इन दोनों में से छोटा कौन है। देखो रूट 27 है और 3 रूट 3 है, अंडर रूट 27 कितना होगा, इसको थोड़ा सा आप लोग क्या करो, जजमेंट करोगे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको वैल्यू निकालनी है, इसको थोड़ा सा ऐसे देखो कि रूट 25 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, रूट 26 निकलेगा, फिर रूट 27 आएगा, यानी कि रूट 27 की जो वैल्यू है वो 5 पॉइंट समथिंग है। ठीक हो गया, ये हो गई मेरे पास छोटी मोटी कैलकुलेशन। अब देखो 3 रूट 3 कितना होगा, 3 इंटू रूट 3, रूट 3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 तो मिल नहीं सकता, 5 से ज़्यादा जाएगा नहीं। इसका मतलब इन दोनों में से सबसे छोटा अभी फिलहाल जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है, और इसको अगर मैं रूट 27 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है। ठीक है, यानी कि मुझे ये ऑप्शन डिस्कार्ड करना चाहिए। देखो ऑप्शन डिस्कार्ड करने भी आपको आने चाहिए। एमसीक्यू की एक खासियत है कि वहाँ पे क्या होता है, ऑप्शन हम लोग अगर डिस्कार्ड करना सीख जाते हैं तो सही आंसर क्या है वो फटाक से निकल जाता है। तो डिस्कार्ड करना भी आपको आना चाहिए। जैसे जैसे आप लोग वीडियोस देखोगे मेरी, चेकआउट करना कैसे मैं ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर रहा हूँ, आप वो चीज़ देखना, ऑब्जर्व करना, आपको भी करना आ जाएगा।
ठीक है। तो पहला ऑप्शन डिस्कार्ड हुआ, इस वाले को अभी रहने देते क्योंकि इसमें से मुझे रेशनल नंबर मिल रहा था, ठीक है। अब देखो डी वाले को पकड़ो, देखो डी वाला अगर मैं पकड़ता हूँ, वो लिखा है 3, उसको मैं 3√3 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो ना √27 को ऐसे लिख सकते हैं, इसी को तो मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना देगा 9√3 देगा, √3 लगा हुआ है, यानी कि ये क्या बन गया, ये तो इर्रेशनल नंबर बन गया, ये क्या बन गया, इर्रेशनल नंबर बन गया है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि ये रेशनल नंबर ही नहीं दे रहा है, इसका कोई काम ही नहीं बचा। अब आखिरी वाला देखो सी वाला √3 वाला, इस √3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3√3 के साथ, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और इंटू 3 कितना मिल जाएगा 9, ये मुझे रेशनल नंबर ज़रूर दे रहा है, ठीक है। बट क्या ये नंबर इस नंबर से छोटा है, बिल्कुल है, देखो ना 3√3 मल्टीप्लाई तो करा भी, 3 इंटू 1 पॉइंट समथिंग 3 पॉइंट समथिंग आंसर मुझे देगा, 4 भी दे सकता है बट 3 से ज़्यादा ही देगा, और √3 की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग होती है, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन रहा, ये है, तो ये मेरा आंसर होगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा क्योंकि ये दो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो यानी कि √3 हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अब कंडीशन देखो, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो, हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो कि √3 क्यों ले लिया। अरे √3 इसलिए ले लिया क्योंकि उसने बोला है कि एक स्मॉलेस्ट नंबर इन चारों में से छांटो जिनको मैं √27 के साथ मल्टीप्लाई करूं और मुझे लाकर दे क्या, रेशनल नंबर। इस √3 ने इस 3√3 के साथ मल्टीप्लिकेशन किया और मुझे 9 दिया, यानी कि रेशनल नंबर दिया, और ये जो √3 है इन चारों में सबसे छोटा है, तो इस वजह से ये ऑप्शन सही हो गया। तो यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही है। तो अगेन आपको वीडियो देखनी है, कैलकुलेशन करनी है, खुद से करो, क्वेश्चन को बार बार रीड करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है अपने हिसाब से हिंदी मीनिंग बनाओ उसकी, और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखो हमारे पास जो थ्योरम है ना, हमने थ्योरम पढ़ी हुई है 2 इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 1 में जो हमारी आखिरी एक्सरसाइज है उनका यूज़ करना है। क्वेश्चन कहता है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि यहाँ पे मेरे पास कुछ फ्रैक्शन में नंबर्स दिए हैं, इनको अगर हम डिवाइड करने जाएंगे, लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करने जाएंगे, टाइम लगेगा, और हम ये देखेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आ रहा है, टर्मिनेटिंग आ रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, कैसा आ रहा है, हमें यहाँ पे बताना है कि टर्मिनेटिंग कौन सा आएगा इनका। इसके लिए एक थ्योरम आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पे। थ्योरम क्या कहती थी, थ्योरम ये कहती थी कि जो भी मेरे पास P/Q की फॉर्म में गिवन है, ये है ना P/Q की फॉर्म में, उनका जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है अगर वो इस तरीके से लिखा गया है 2 की पावर m और 5 की पावर n, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी इसके अभी हम लोग प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, अगर वो फैक्टर्स इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं तो वो कैसे होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दे रहे होंगे, ठीक है। ये पहली थ्योरम थी। दूसरी वाली क्या थी, दूसरी वाली जस्ट इसका अपोजिट, अगर वो सारे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो हमारे पास कैसे हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाली कैटेगरी में चले जाएंगे, बट हैं तो वो रेशनल नंबर ना, ध्यान से सुनना, हमारे पास P/Q की फॉर्म में है, ठीक है। अगर ये इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो कैसे बन जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले बन जाएंगे, क्योंकि रेशनल के 2 केस होते हैं, पहला क्या टर्मिनेट कर जाए, दूसरा क्या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले, ठीक हो गया। तो अब देखो ये मेरे पास एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर तो है ही है, मुझे देखना टर्मिनेट कर रहा है नहीं कर रहा है, तो 225 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालने शुरू कर लो। ये हो गया 2 1 जा, ये हो गया 2 जा 4, सॉरी 2 से नहीं होगा, ये तो 5 से होगा, 225 है ना, तो 5 से करते हैं, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, फिर ये हो जाएगा हमारे पास 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा। अब देखो आगे आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने जैसे ही 3 देखा, यानी कि इसके जो डिनोमिनेटर है यानी कि 225 है, वो कैसा बन रहा होगा, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, इस फॉर्म का बन रहा है कौन, 225। ये इस फॉर्म का तो नहीं है, 2 की पावर नहीं दिख रही ना यहाँ पे, 3 की पावर दिख रही है, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग वाला तो नहीं होने वाला, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, इसको काट दोगे। 18 का देखो, 18 को आपको सामने दिख रहा है क्या होगा, 2 इंटू 9 को फिर दोबारा लिखोगे तो 3 2 जा 6 3 जा 18, यानी कि 2 इंटू 3 की पावर 2। अगेन यहाँ पे भी मुझे 3 दिख रहा है, नज़र आ रहा है, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। 21 वाला भी नहीं हो सकता, 3 इंटू 7 लिखोगे ये भी हट गया, यानी कि ये सही है। 250 का निकालो, 250 का निकालोगे कितना होगा, 5 5 जा 25 0 2 25 5 5 जा 25 5 1 जा, तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 2 का स्क्वायर नहीं, 2 की पावर 1 है इंटू 5 की पावर क्यूब, तो इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम अगर डिनोमिनेटर मेरा इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो यानी कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा वो टर्मिनेटिंग मिल रहा होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन हो गया। तो अगेन यहाँ पे जो थ्योरम मैंने 2 बताई है बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अगेन जब आप MCQ कर रहे हो तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूँ उसे नोट डाउन करो।
तो ये दोनों क्वेश्चंस हो गए, इन्हें नोट डाउन करना है, इसके बाद मैं आपको दूसरे क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं, आपके सामने नजर आ रहा होगा, रीड करता हूँ क्या कह रहा है। इफ P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, दो नंबर हैं P और Q, वो दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स हैं कह रहा है, और अगर उनका स्क्वायर कर दिया जाए P स्क्वायर और Q स्क्वायर, तो वो क्या आएगा। ऑप्शन देता है, क्या वो को प्राइम आएंगे, नॉट को प्राइम आएंगे, इवन आएंगे या फिर ऑड आएंगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं कहूँगा इस वीडियो का बेस्ट MCQ है। काफ़ी नई सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, और MCQ में डिस्कार्ड कैसे करते हैं ऑप्शन को वो चीज़ भी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि MCQ में सारे के सारे आंसर हमें पता हो ज़रूरी नहीं, तो फिर वहाँ पे एक सबसे बेस्ट तरीका होता है डिस्कार्ड करने का, यानी कि आपको जो लगता है कि ये ऑप्शन हो नहीं सकता उसे काट दो, तो धीरे धीरे करके सारे 3 कट जाएंगे और आखिरी वाला जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसका भी एक प्रॉपर तरीका है, जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी कैसे करना है। तो शुरू करते हैं। अब देखो को प्राइम नंबर्स बोले हैं, यहाँ पे को प्राइम बेहद इंपॉर्टेंट, अगर आपको यही नहीं पता कि को प्राइम क्या होता है, उसकी डेफिनेशन नहीं याद, तो क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। और बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, वो डेफिनेशंस भूल जाते हैं। तो अगर आप भी उनमें से हो जो डेफिनेशन भूल जाते हो, तो एक छोटी सी एक कॉपी बना लो जहाँ पे सारी डेफिनेशन एक साथ लिख दिया करना और उनको रिवाइज करते रहो, क्योंकि अब जब हमारे पास टर्म 1 में MCQs आ रहे हैं तो वहाँ पे बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है छोटी मोटी बातें आपको पता हो, क्योंकि इन्हीं से घुमा फिरा के हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया, और को प्राइम जब भी पूछे जाएंगे पेयर में होंगे हमेशा, यानी कि 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट मैक्सिमम पेयर में रहेंगे, यानी कि 2 आपसे पूछे जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 2 और 5 है, 2 और 5 है, इन दोनों में मतलब कि ये को प्राइम है या नहीं है ये बताओ। अब कैसे चेक करते हैं, वो सारे नंबर्स जिनका HCF 1 आए वो को प्राइम कहलाते हैं। आप ये चेक करोगे कि 2 और 5 का जो HCF है वो कितना बनता है। इन दोनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफकोर्स 1 बनता है। आप इसको डिवीजन एल्गोरिथम से फुलफिल कर सकते हो, यानी कि देख सकते हो। तो यानी कि ये दोनों क्या हैं, को प्राइम है। तो हमेशा ध्यान रखना को प्राइम जब भी पूछा जाएगा पेयर हमारे पास ज़रूर रह रहा होगा। अब यहाँ पे हमसे कहता है कि अगर मैं कोई 2 नंबर लेता हूँ, एक P ले लिया एक Q ले लिया, और उनका P स्क्वायर और Q स्क्वायर करा है, ये दोनों ऑलरेडी हमारे पास क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका अगर स्क्वायर करा जाएगा क्या वो प्राइम होगा, नॉट को प्राइम होगा, इवन होगा या ऑड होगा, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। अब कैसे करोगे इसे, यहाँ पे बात आती है काउंटर एग्जाम्पल देने की। काउंटर एग्जाम्पल का ये मतलब होता है जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके रिस्पेक्ट में एक एग्जाम्पल लाकर दे दो। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे 2,5 ले लेता हूँ, इसका HCF कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये सारी जो बातें यहाँ पे बोली है इस क्वेश्चन में हर एक को प्राइम नंबर्स के लिए फुलफिल होगी। तो मैं एक को प्राइम नंबर ले रहा हूँ, P इज टू क्या 2 और Q इज टू कितना 5, तो दोनों के दोनों क्या है, को प्राइम है। इनका अगर मैं स्क्वायर करूँगा 4 बनेगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 बनेगा। अब देखो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं फिलहाल कहता हूं कि ऑड हमारा सही आंसर है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑड सही है, मैं बस तरीका बता रहा हूं कि कैसे ऑप्शन को डिस्कार्ड करना होता है। हमने यहाँ पे P और Q ले लिए को प्राइम, P स्क्वायर Q स्क्वायर करा। अब ये जो आ रहा है क्या ये ऑड नंबर्स है, यानी कि ऑप्शन कहता है कि अगर मुझे D ऑप्शन टिक करना है तो ये दोनों के दोनों मेरे पास ऑड दिखने चाहिए थे, जो कि नहीं दिख रहे। 4 मेरे पास इवन है और ये वाला ऑड है, तो इसका मतलब अगर मैं किन्हीं को प्राइम नंबर्स को लेता हूँ उनका स्क्वायर करता हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो मुझे हमेशा ऑड नंबर ही दे। तो इसका मतलब हमारे पास जो ऑड वाला ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली इवन वाला भी डिस्कार्ड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें 4 तो इवन है बट 25 इवन नहीं है। तो यानी यहाँ पे भी वही सेम बात है, यानी कि अगर मैं कोई 2 को प्राइम नंबर्स ले रहा हूँ उनका स्क्वायर कर रहा हूँ तो क्या वो मुझे इवन दे रहा है, हर बार नहीं दे रहा है। यहाँ पे देखो ना 4 इवन है बट 25 नहीं है, तो इसका मतलब इवन वाला भी मुझे डिस्कार्ड करना चाहिए। ठीक है, 2 हट गए, 2 बचे हैं। अब देखो 2 और 5 है, इनका स्क्वायर करा, मुझे 4 और 25 मिला। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो नॉट को प्राइम का है वो क्या कहना चाह रहा है कि अगर आप कोई 2 को प्राइम नंबर्स लेते हो उसका स्क्वायर करते हो तो क्या वो दोनों नंबर्स को प्राइम नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो 4 और 25 है, इन दोनों का अगर आप HCF निकालोगे, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, लॉन्ग मेथड से ही कर लेते हैं। 4 25 6 24 1 4 1 जा 4 कैंसिल आउट। HCF कितना आ रहा है इन दोनों का, 1 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों जो नंबर्स हैं स्क्वायर करने पे इनका HCF तो 1 आ गया, ये दोनों के दोनों क्या हो गए, को प्राइम्स हो गए, ये दोनों को प्राइम हो गए। तो यानी कि अगर मैं ऑप्शन नंबर बी को टिक मारता हूँ, यानी कि मैं कहता हूँ कि ये सही है, बट मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल मिल गया, यानी कि काउंटर एग्जाम्पल मिल गया जिनके में अगर को प्राइम है उनका स्क्वायर करा जा रहा है, HCF 1 आ रहा है, यानी कि वो तो को प्राइम बन रहा है। नॉट को प्राइम का केस नहीं बन रहा है इस केस में, यानी कि ये एक काउंटर एग्जाम्पल है, इसी को कहते हैं काउंटर एग्जाम्पल। यानी कि जो बात हम लेके चल रहे हैं वो ये एग्जाम्पल फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला
ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। तो आखिरी क्या बचा, ए वाला, यानी कि को प्राइम हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें डिस्कार्ड करने होते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने कुछ नया नहीं बताया है आपको, एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उसके रिस्पेक्ट से मैंने सारे के सारे ऑप्शन तीनों के तीनों डिस्कार्ड कर दिए, और जो बचा वो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास अगर कोई दो को प्राइम नंबर लिए जाते हैं, उनका स्क्वायर करेंगे, हमेशा क्या आएगा, को प्राइम ही मिलेगा। इसको आप एज अ थ्योरम भी नोट डाउन कर सकते हो, एक मार्क में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने कहता है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर 14587/1250 विल टर्मिनेट आफ्टर। अगर इस रेशनल नंबर को डिवाइड करा जाए, हमें एक डेसिमल नंबर दिखेगा और वो टर्मिनेट हो रहा है। कितने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट होगा, वो चीज़ हमें बतानी है। 1 के बाद, 2 के बाद, 3 या फिर 4। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन करके आया होगा 23.145 है। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट दिख रही है, 3 डिजिट दिख रही है। तो यानी कि डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस के बाद ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको एक तरीके से डिवाइड ही करना है। अब बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, बच्चे इसको हो सकता है अगर आपको ये बात ना पता हो या फिर याद ना हो, भूल गए हो, तो आप क्या करोगे कि इसको नॉर्मल डिवीजन करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको एक नंबर मिलेगा और वहाँ पे आप देख लोगे कि कितने डेसिमल के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है। ये तो तब कर सकते हो जब आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है एग्जाम में। बट अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आपको कैसे करना है, और ये चीज़ हमने करी हुई है। ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन आपने करा नहीं है, एनसीईआरटी में है, एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 है, वहाँ पे ये चीज़ बताई जाती है। क्या बताया जाता है वो देखना, तरीका देखो। ये कहता है कि 14587, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसे ऐसे ही रहने दो, जो डिनोमिनेटर वाला हिस्सा है उसे आप ब्रेक करना शुरू करो, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो वो क्या आ रहा है, 5 की पावर 4 × 2 आ रहा है, ठीक है, ये मैंने निकाला हुआ है, आपको करना आता है। तो अगर मैं इसके नीचे ये लिख दूँ 5 की पावर 4 × 2, ठीक है, इतना हमने लिखा। अब एक चीज़, छोटा सा सिंपल सा लॉजिक है। अगर मैं लिखता हूँ कहीं पे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा 25/100 लिखा, ठीक है। इसको डिवाइड करना या फिर मैं कहूँ इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, बड़ा आसान है। क्या होता है, 0.25 होता है, यानी कि जितने जीरो नीचे हैं उतने ऊपर हमारे पास क्या लग जाते हैं, पॉइंट लग जाते हैं डिजिट के बाद। तो 0.25 सबसे अच्छा और आसान तरीका ये होता है डिवीजन करने का, ठीक है। अब अगर आप खुद सोचो, इस डिनोमिनेटर के नीचे जो मुझे दिख रहा है 5 की पावर 4 × 2, अगर इसके नीचे मैं किसी भी तरीके से 1000 बना दूँ, 10,000 बना दूँ, या कुछ ऐसा नंबर ले आऊँ जहाँ पे जीरो ज़्यादा है, तो ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। तो बस यही सिंपल सा लॉजिक लगाना होता है। क्या करेंगे हम लोग, एक काम करेंगे कि 5 की पावर 4 है तो इनटू में, यहाँ डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या करना है, बैलेंस भी करना है साथ के साथ। मैं डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और एक 5 से कर लेता हूँ। अभी क्यों करा समझ में आएगा। अब मैंने यहाँ पे इससे करा है तो ऊपर भी मुझे 2 की पावर 4 × 5 से मुझे क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए, ताकि कैंसिल होकर फिर से वही सेम चीज़ रहे, ठीक है। ये चीज़ हमें करनी है। अब देखो मैंने ऐसा क्यों करा, 5 की पावर 4 थी तो 2 की पावर 4 लिखी। देखना 5 की पावर 4 × 2 की पावर 4 अगर मैं करूँगा, क्या मुझे 10 की पावर 4 नहीं मिल जाएगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखो, 5 की पावर 4 है, अच्छा 5 कितनी बार आ रहा होगा, 4 बार आ रहा होगा, ठीक है। 2 कितनी बार आ रहा होगा, 4 बार आ रहा होगा, ये भी ठीक है। तो बना लो ना यहाँ पे पेयर, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। तो ये सब कुछ कितना बनाएगा, 10 10 10 ही तो देगा। कितनी बार देगा, 4 बार देगा। यानी कि 5 की पावर 4 × 2 की पावर 4 क्या लिखा जा सकता है, 10 की पावर 4 लिखा जा सकता है। अगर ये बात आपको पहले से पता थी तो अच्छी बात है, कैलकुलेशन में हमें काम लगती है, तो नोट डाउन कर लेना इसे, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने 5 की पावर 4 × 2 की पावर 4 करा। तो ये कितना बन जाएगा, अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, 14587 × 2 की पावर 4 16 होता है, ये भी लिख देते हैं, इंटू 5 अपॉन में 5 की पावर 4 × दिस, ये हो जाएगा 10 की पावर 4 इंटू में, ये देखो 5 2 × 10 ये भी है ना, 5 2 × 10, तो ये भी कितना हो गया, 10 हो गया। इन दोनों को अगर मैं पावर की फॉर्म में लिखूँ या फिर ऐसे ही रहने देते हैं, चलो अभी फिलहाल हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो एक चीज़ देखो, नीचे क्या बन गया, नीचे हमारे पास पूरा का पूरा जो 1250 था वो कंप्लीटली हट चुका है। नीचे बन गया है 10 की पावर 5, 10 की पावर 4 × 10, 10 की पावर 5 बनेगा, यानी कंप्लीट हमारे पास 0 0 0 वाली फॉर्म बन गई। अब मेरे पास इसको डिवाइड करना बेहद आसान बन जाएगा। अब क्या करोगे, अब सिंपल आप करो, 16 5 कितना होता है, 80 होता है, 14587 × 80 अपॉन में हो जाएगा, ये है 10 की पावर 5, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 8 से करना, देखो 8 से करना, बाकी पीछे 0 लगा देना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 116696 और 80 का 0 ये रखा, अपॉन में 10 की पावर 5 थी, उसको 10 की पावर 4 × 10 लिखा जा सकता है। इस 10 से ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, ऊपर भी कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 4 के बाद लगेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा 11.6696।
तो ये मेरे पास क्या आ गया, डेसिमल नंबर आ गया। तो कैलकुलेशन है यहाँ पे, कैलकुलेशन आपने ऑलरेडी कर रखी है एक्सरसाइज 1.4 में, वही सेम चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और इसको बार बार प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहाँ पे यही सेम चीज़ हमें बार बार लगानी थी। तो यानी कि हमारे पास जो डेसिमल है वो कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेट कर रहा है, 6696 4 के बाद। तो जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा वो सही हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट तरीका है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। तो इसे नोट डाउन करो, इसके बाद मैं इस वीडियो का आखिरी MCQ आपको बताता हूँ।